आज हम पोषक तत्व अर्थात लवण के कार्य पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? पोषक तत्व अर्थात लवण के कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है? सैक का संवर्धन घोल। तो सैक मतलब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कल्चर सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, संवर्धन माध्यम में, जिसको संवर्धन को कल्चर सॉल्यूशन कहा जाता है, सैक का संवर्धन घोल कहा जाता है। इसमें लवण की मात्रा कितनी ली गई है वो सब दिया गया है। जब इन्होंने यहाँ पे संवर्धन घोल बनाया है, किसके लिए बनाया है? किसी पौधे के लिए बनाया है। ठीक है, कल्चर करने के लिए बनाया है या पादप के उत्पादन के लिए बनाया है। तो इसमें हम देखते हैं जल की जो मात्रा होती है उन्होंने लेते हैं, कितना लेते हैं? 1000 ml लेते हैं। ठीक है, मिलीलीटर। पोटेशियम नाइट्रेट कितना लेते हैं? 1.0 ग्राम प्रति लीटर। कैल्शियम फास्फेट कितना लिए हैं? कैल्शियम को यहाँ पे 0.5 ग्राम प्रति लीटर। कैल्शियम सल्फेट को लिया गया है कितना? 0.5 ग्राम प्रति लीटर लिया गया है। सोडियम को देखते हैं, सोडियम क्लोराइड को तो 0.25 ग्राम प्रति लीटर लिया गया है। फेरस सल्फेट को बहुत सूक्ष्म मात्रा में लिया गया है। इन सबको मिलाने के बाद, इन 7 यौगिकों को मिलाने के बाद बनता क्या है? सैक का संवर्धन घोल, जो पौधे के लिए उपयोग किया जाता है। हम इसमें देखते हैं पादप काय का निर्माण। पादप काय का निर्माण क्या होता है? तो पादप काय का निर्माण सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी जो पौधे के जड़, तना, पत्ती का निर्माण कैसे होता है, कौन सा पोषक तत्व या लवण उपस्थित होते हैं जिसके माध्यम से पौधे का विकास होता है, उसके बारे में इसमें दिया है। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है कोशिका भित्ति के घटक होते हैं। कोशिका भित्ति सभी लोग जानते हैं कि पौधे के इस तरह से अगर पौधा रहता है तो उसके बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें एनपीएस मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन आदि तत्व जीवद्रव्य के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन है, ये किसका निर्माण करेगा? जीवद्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। नेक्स्ट दूसरा है पारगम्यता का नियमन। ठीक है, क्या है? पारगम्यता का नियमन। पारगम्यता मतलब पता है ना कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसको क्या करता है? कोशिका झिल्ली के अंदर या बाहर आने जाने देता है, उसको क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है। तो नियमन मतलब क्या होता है? रेगुलर, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू ये क्या करता है? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने जाता दिया जाता है। किसके अंदर या बाहर बोल रहे हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर या बाहर, जिसमें कौन से तत्व आते हैं? कैल्शियम डाइपॉजिटिव, पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस जैसे तत्व जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली के पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति होगी तब कोशिका झिल्ली क्या होंगे? पारगम्य होंगे। अगर इसकी उपस्थिति नहीं होगी तो वहाँ पे किसका? कोशिका झिल्ली की पारगम्यता का निर्धारण नहीं हो सकता। पराशरण दाब का नियमन। पराशरण दाब का नियमन देख लेते हैं। तो कोशिका रस में उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्व अपने कार्बनिक अथवा अकार्बनिक अवस्था में उपस्थिति से कोशिका द्रव के पराशरण दाब का निर्धारण तथा नियमन करता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोशिका रस मतलब जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? कार्बनिक भी हो सकते हैं या अकार्बनिक हो सकते हैं, जो क्या होता है? जिनकी उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव के जो पराशरण दाब का निर्धारण और नियमन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कोशिका द्रव जानते हो ना कि इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से पाया जाता है कोशिका। उसके बाद इसके बाहर भाग में कोशिका भित्ति होता है और कोशिका भित्ति के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। तो इसी कोशिका द्रव के जो पराशरण दाब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे द्रव है, कार्बनिक अकार्बनिक सब होता है, तो उसका निर्धारण भी करता है और नियमन भी करता है। ठीक है, जीवद्रव्य कोशिका द्रव के पीएच का निर्धारण।
जीव कोशिका द्रव के पीएच का निर्धारण, तो इसमें पोषक तत्व के रूप में उपस्थित विभिन्न धन आयन तथा ऋण आयन कोशिका रस के पीएच को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है, पोषक तत्व में कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से क्या करता है, धन आयन और ऋण आयन अगर कोशिका की उपस्थित है तो कोशिका रस के पीएच को प्रभावित करता है और उसका नियमन भी करता है। संतुलन कार्य लेते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व जो होते हैं वो दूसरे पोषकों के जहरीले पदार्थ की सक्रियता के विरुद्ध कार्य करने से उसे निष्क्रिय बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, संतुलन। कई सारे जो होते हैं एलिमेंट जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पौधे में जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं उसके विरुद्ध कार्य करता है। जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, वो दूसरे पोषकों के लिए क्या करते हैं, जहरीले पदार्थ का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसकी अधिकता या बहुत ज़्यादा कम होने से वो पौधे में जहरीला ना हो सके और उसको निष्क्रिय कर सके, ताकि जो भी हानिकारक प्रभाव छोड़ने वाले हैं पौधे में उसको रोका जा सके। तो इससे जीवद्रव्य में परस्पर संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंजाइम के सहाप्रेरक के रूप में। तो जैसे कि एंजाइम के सहाप्रेरक के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये सब वहाँ पे पोटेशियम है, सल्फर है, ये सब उपस्थित होते हैं और एंजाइम के सहाकारक के रूप में पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों के संवहन में, तो कार्बनिक पदार्थों के संवहन मतलब क्या होता है, ले जाने वाला, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसलोकेटेड भी बोला जाता है। तो इसमें पोटेशियम कार्बनिक पदार्थों के संवहन में मदद करता है। विषाक्त प्रभाव देखते हैं तो कॉपर, पारा, आर्सेनिक है, जो सांद्रता जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि इसकी जो सांद्रता अपने में सुनिश्चित करते हैं और इसकी स्थिति जब बढ़ती है तो जीवद्रव को बहुत ज़्यादा विषाक्त भी बना देती है। तो आर्सेनिक क्या होता है, विषाक्त होता है, ठीक है। विभिन्न खनिज तत्वों की पौधों में आवश्यकता देख लेते हैं। विभिन्न खनिज तत्वों में पौधों की आवश्यकता क्या क्या होती है। तो पौधे में क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बिना जैसे हमने 17 तत्व ऐसे होते हैं जो क्या करता है, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसकी अधिकता और उसकी कम मात्रा से ही पौधे के क्या होते हैं, वृद्धि, विकास सब कुछ होता है। जनन की क्रियाएं भी होती है, ठीक है, उपापचय क्रियाएं भी होता है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे विभिन्न तत्वों की पौधों की आवश्यकता। तो सबसे पहले पौधों की वृद्धि के लिए बहुत सारे यहाँ पे बताए हैं, विलयन संवर्धन के जरिए किया गया है, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे पहले जब वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्वों का अध्ययन किया गया था तो किसके माध्यम से किया गया था, यहाँ पे विलियम संवर्धन के जरिए किया गया था, जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होता है, जो इस विधि में पौधे के सभी आवश्यक तत्वों को विलयन में संवर्धित कर ले। जितने भी तत्व होते हैं एक विलयन बनाया जाता है, विलयन संवर्धन, जिसमें उसको क्या कर दिया जाता है, संवर्धित कर दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि एक तत्व की अनिवार्यता को ज्ञात करने के लिए वहाँ पे अभाव है या कमी है पोषक तत्वों में, पोषक माध्यम में संवर्धन किया जाता है और जो पौधे के जो सामान्य वृद्धि होता है उसको सूचित होता है, यहाँ तत्व अनिवार्य नहीं है, ठीक है, कि जिसके अभाव हो जाते हैं, कमी हो जाते हैं संवर्धन करने से, उससे ये पता चलता है कि पौधे को इस तत्व की कोई आवश्यकता नहीं है या अनिवार्य नहीं है, इस तरह से पता लगाया जाता है। इसी प्रकार से पौधे में कमी के लक्षणों को भी प्रदर्शित होता है। जैसे 1660 में विलियम संवर्धन तकनीक सैक के नाम आधुनिकीकृत की गई है, जिसमें उन्होंने पादप वृद्धि में नाइट्रोजन की अनिवार्यता को बताया है। सैकस के बाद उसने नॉप 1865 ने भी जलीय पोषक विलयन में वृद्धि का विस्तृत अध्ययन किया है, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, इस तरह से उन्होंने विलयन संवर्धन किया गया था, जिसमें यहाँ पे पता लगाया था कि कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं पौधे के विकास और वृद्धि के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला भाग में क्या है, फनल लगा हुआ है। इसमें फनल में वाटर डला है और वाटर के साथ क्या डला है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व डला हुआ है। यहाँ पे एरेटिंग ट्यूब भी डला हुआ है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या डला हुआ है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन भी डला हुआ है। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मतलब पोषक तत्व के विलयन डले हुए हैं। यहाँ पे कॉटन भी लगा दिया गया है और उसको रख दिया गया है। फिर इसी से उनको पता चला कि कौन सा पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए और कौन सा पदार्थ की मात्रा अनिवार्य है, इन सब के बारे में बताया गया है। हाइड्रोपोनिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी या विलयन में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए रहता है, माइनस यहाँ पे Mg की आवश्यकता है, यहाँ पे कैल्शियम की, यहाँ पे आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरह से इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। सामान्य संवर्धन में देखते हैं तो सामान्य संवर्धन में देखने से क्या होता है कि जो नवोद्भिद यहाँ पे क्या होता है, सामान्य संवर्धन माध्यम में देखते हैं तो नवोद्भिद की वृद्धि सामान्य होती है तथा इसकी पत्तियाँ हरी होती है। ठीक है, अगर सामान्य संवर्धन कराया जाता है तो नवोद्भिद मतलब जो नए पौधे होते हैं उसकी वृद्धि सामान्य होती है और इसकी पत्तियां हरी होती है। फिर मैग्नीशियम वाले में देखते हैं, सामान्य मतलब कंट्रोल है तो इसकी पत्तियां भी कैसी होगी, हरी होगी। फिर मैग्नीशियम वाले में देखते हैं मैग्नीशियम लवण रहित संवर्धन माध्यम, तो मैग्नीशियम लवण रहित संवर्धन माध्यम रहित बोला गया है तो जिसमें मैग्नीशियम अनुपस्थित होता है। तो सिराओं में हरी भिन्नता, सिराओं मतलब क्या होता है, पत्तियों की जो सिराएं होती है वो उसका जो हरापन होता है हट जाता है और पत्तियां पीली पड़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की दर कम हो जाती है, वृद्धि में अवरुद्ध हो जाता है। फिर कैल्शियम की कमी वाले ये वाला आ जाते हैं तीसरे नंबर में, कैल्शियम की कमी। तो उसमें क्या होता है, जड़ तंत्र का समुचित विकास नहीं हो पाता, देख रहे हो जड़ छोटा छोटा हो गया है और पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, और उनका जो रूप होता है वो भी कैसे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे आयरन कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की कमी वाले देख सकते हो, आयरन किस में है, चौथे नंबर में है। तो आयरन की कमी या आयरन नहीं पाया जाता है तो जो नवोद्भिद पौधे, नवोद्भिद मतलब जो नए पौधे होते हैं उसमें हरी भिन्नता के कारण पीले पड़ जाते हैं तो उसकी पत्तियाँ क्या हो जाती है, उसमें हरे की जगह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। पोटेशियम देख लेते हैं 5 नंबर का। पोटेशियम ना पाने की स्थिति में क्या होता है, वृद्धि अवरोध हो जाते हैं, विकास नहीं हो पाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी नहीं होता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है और अंत में पौधे मर जाते हैं। फास्फोरस जिसमें नहीं पाया जाता है तो क्या होता है, 6 नंबर का, कमज़ोर जड़ों का पाया जाना, इसकी जड़ें कैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वृद्धि दर भी धीमी हो जाती है। नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, स्वस्थ नवोद्भिद का विकास, जिसमें उसकी स्थितियाँ जो पत्तियाँ जो होती है वो पीले हो जाती है। ठीक है, ये इसके जो पत्तियाँ जो होते हैं अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते और पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ जाती है। तो इस तरह से ये पाया जाता है।